हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम कर रहे हैं 1000 MCQs की एक सीरीज कर रहे हैं, है ना, ऑफ द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, है ना। विषय हमारा इकोनॉमिक्स है और यहाँ पे हम अपने विषय को 1000 MCQs के जरिए कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो दिस इज सेट नंबर 7, है ना। और आज हम करने वाले क्या है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइसिंग इन इट, है ना। अभी हमने देखा कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या होता है। प्रोड्यूसर अपना कॉस्ट का एनालिसिस करेगा। सबसे पहले प्रोडक्शन डिमांड को देखेगा कि मार्केट में डिमांड किस तरीके की है, कितनी है, क्या इसका कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर बिहेवियर को समझेगा। फिर वो अपना प्रोडक्शन फंक्शन डिसाइड करेगा, कॉस्ट का एनालिसिस करेगा, रेवेन्यू का एनालिसिस करेगा और एक इक्विलिब्रियम तय करेगा कि कितना कॉस्ट उसका लगेगा और उस पर कितना उसको आउटपुट प्रोड्यूस करना है ना। इक्विलिब्रियम, यहाँ से वो आउटपुट का निर्धारित करेगा। और फिर क्या है, किस तरीके की बाजार संरचना में वो काम कर रहा है ना। वो परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रहा है ना, कि जो उसका कंपटीशन है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, मोनोपोली है, उसकी किस तरीके के बाजार में वो काम कर रहा है, वो देखने के बाद वो अपनी प्राइसिंग को डिसाइड करेगा, है ना। कि वो अपने जो उसकी लागत लगी है, उसने जो कॉस्ट एनालिसिस किया, रेवेन्यू एनालिसिस किया और एक आउटपुट तय किया कि मैं इतना सामान बनाऊंगा, है ना। तो उसका वो प्राइस कितना रखेगा, यहाँ पे वो हम देखेंगे। किस तरीके का बाजार है और किस तरीके के बाजार में किस तरीके की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपकी चलती है, उसको हमको देखना है आज की क्लास में, ठीक है। ये हमारी आज की क्लास। उसे क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं, है ना, या जो पहले से भी हैं और उन्होंने ऐप पे अपने आप को एनरोल नहीं किया है, तो आप यहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज वगैरह मिल जाएंगे एंड दीज आर द सब्जेक्ट्स अवेलेबल, है ना। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीकली टेस्ट फ्री में आप दे सकते हैं ना। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। अगर किसी स्टूडेंट को पेड बैचेस खरीदनी है तो पेड बैचेस का ये आपके लिए ये सारे फीचर्स हैं इस पेड बैचेस में, है ना। आप देख लेंगे यहाँ से। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। किसी तरीके की अगर आपको समस्या होती है तो उसका समाधान के लिए नंबर दिया गया है आपको। बिहार कोड लगाएंगे तो आपको 15% का ऑफ मिलेगा और खरीदने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ना। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपकी बैचेस से रिगार्डिंग। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन परफेक्ट कंपटीशन, है ना। हमारे पास बाजार कितने तरीके के, हमारे पास बाजार है एक परफेक्ट कंपटीशन का, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऐसा बाजार जहां पे आपका क्या है, मोनोपोलिस्टिक है। परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। सबके आप ना फीचर्स लिख लेंगे जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे। आप अपना नोट्स बना चुके होंगे या बना रहे होंगे, तो जब आप बाजार संरचना का जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप उसमें विभिन्न प्रकार के बाजारों के बारे में लिखेंगे कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा का बाजार है, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का बाजार है, एक आपका ओलिगोपोली का है, इसी में एक आता है डिओपोली और एक आता है आपका मोनोपोली, है ना। ये इतने मेजर टाइप्स ऑफ मार्केट्स आपको मिलते हैं ना। यहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, फ्री एंट्री एग्जिट, है ना, ये सारी चीजें रहती है। प्रोडक्ट आपको होमोजेनियस रहता है। यहाँ पे सभी चीजें पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तरह ही होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका जो उत्पाद है वो थोड़ा सा भिन्न होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ का जो सेलर है वो थोड़ा सा प्राइस ज्यादा रख लेता है। एक ओवरव्यू ले रहे छोटा सा। ओलिगोपोली क्या कहता है कि यहाँ पे फ्यू नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यहाँ भी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एंड फ्री एंट्री एग्जिट, यहाँ पे फ्यू नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, है ना। जैसे कि हमारा आपका एयरटेल का जो हमारा इंडिया में जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज योर ओलिगोपोली, कि यहाँ पे 3 ही मेजर प्लेयर आपको दिखते हैं। फर्स्ट इज योर एयरटेल, सेकेंड इज योर जियो एंड थर्ड इज योर वीआई, है ना, वोडा एंड आइडिया, जो आपका कंबाइंड होके जो काम कर रहा है। तो 3 ही तरीके के आपको यहाँ पे मार्केट में प्लेयर्स दिख रहे हैं, तो दैट इज योर ओलिगोपोली। देन डुओपोली, डुओपोली का मतलब कि 2 ही सेलर होगा यहाँ पे, है ना, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, 2 आपके विक्रेता होंगे, यानी कि प्रोड्यूसर्स 2 होंगे, और आपका क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ऐसा स्पेसिफिक कोई है नहीं, यहाँ पे है भी तो 3 है। और मोनोपोली जो है उसमें आपका जो आपका सेलर है अकेला है, उसकी मोनोपोली है, मनचाही है उसके, ना, जो प्राइस रखना चाहे रख सकता है, और देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल योर रेलवे, है ना। चलिए, तो ये थोड़ा ओवरव्यू था। अब हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है,
बताना है आपको। फर्म मूल्य निर्माता है, यहाँ पे जो फर्म है वही प्राइस तय कर सकता है। उत्पाद विभेदीकरण है, यहाँ पे विभेदित है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। एंट्री एंड एग्जिट आर रेस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे प्रवेश और निकास प्रतिबंधित है। या फर्म आर द प्राइस टेकर्स, या फिर फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, वो बाजार द्वारा निर्धारित किए गए प्राइस को ही मान के उसी पे बेचता है ना। आंसर ऑलरेडी सबका आ चुका है, इट इज डी, है ना, कि यहाँ पे जो है आपका बाजार, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, तो जो बाजार डिसाइड करके देगी, जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व के इंटरसेक्शन से जो एक प्राइस मिलेगा हमको, उसी पे हम यहाँ पे क्या है आपका, हम इसी प्राइस पे हम सामान को बेचेंगे, है ना। और यहाँ पे वक्र कैसा रहता है आपका, हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस रहता है, एंड मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो है आपका सभी समान रहता है। नेक्स्ट आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन अ सिंगल फर्म इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज व्हाट। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में किसी एक फर्म में उत्पाद की मांग का लोच कैसा होता है आपका। शून्य होती है क्योंकि सभी विक्रेता एक समान उत्पाद बेच रहे हैं। शून्य होती है क्योंकि सभी विक्रेता विषम उत्पाद बेच रहे हैं। अनंत होती है क्योंकि यहाँ पे सभी विक्रेता एक समान का उत्पाद बेच रहे होते हैं। हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा में किसी उत्पाद की मांग की लोच की गणना नहीं करते। कौन सा वाला आपका सही है। एक सिंगल फर्म के बारे में बात कर रहे हैं, और कैसा बाजार है आपका, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का बाजार है। एक पर्टिकुलर फर्म की बात कर रहे हैं, तो यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि इनफाइनाइट, यहाँ पे जो लोच होगी किसी एक उत्पाद की एक सिंगल फर्म के लिए परफेक्ट कंपटीशन में, वो कैसी होगी आपकी, अनंत होगी, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अनंत कहने का मतलब क्या, इनफाइनाइटली इलास्टिक रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अगर एक फर्म ने कोशिश करी कि मैं अपने प्राइसेस को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूंगा, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के चक्कर में उसका क्या है, उसकी जो डिमांड है उसके प्रोडक्ट की, उसका बहुत सारा ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे ये क्या है आपका, ये जो है आपका यहाँ पे इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सेलर इन परफेक्ट कंपटीशन आर द प्राइस टेकर्स बिकॉज। सबसे पहला हमने क्वेश्चन देखा कि जो सेलर है आपका परफेक्ट कंपटीशन में वो कैसा होता है, प्राइस टेकर होता है, मेकर नहीं टेकर होता है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सेलर गेट अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटिंग फर्म टू एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट। Buyer influence the price of the product. Government forces the seller to sell a product at a particular price. सरकार बाधित करती है आपको, या इनमें से कोई नहीं। बायर आपका प्रभाव डालता है, बायर तय करता है कि आपका प्राइस क्या होगा, बायर के हाथ में है सब कुछ, गवर्नमेंट के हाथ में है, या फिर सेलर को बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है कि उसकी जो कंपटीशन है इस मार्केट में वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है ना। तो उस कंपटीशन की वजह से उसको प्राइस टेक करना पड़ता है। क्या बात है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये परफेक्ट कंपटीशन का ही बाजार है। तो अगर उसने वो प्राइस को इधर उधर मूव नहीं कर सकता, उसको जो डिसाइड करके मिला है प्राइस मार्केट फोर्सेस से, उसको वही लेके चलना है ना। तो दिस इज द केस। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आपका जो आपका विनिर्माण क्षेत्र है, सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर जो है आपकी, कह रहे वहां पे किस तरीके का बाजार आपको देखने को मिलता है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली या ड्यूओपोली। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑब्वियसली हमको यहाँ पे क्या है, ओलिगोपोली मिलता है। हमारे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर नहीं है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपके मैन्युफैक्चरर बहुत कम है, यानी कि प्रोड्यूसर्स भी बहुत कम है, और आपके जो यहाँ पे कस्टमर्स है वो भी लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड आप नहीं कह सकते। सेलर्स की बात करें मेनली तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक पूर्णतः काल्पनिक स्थिति है। अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन द गवर्नमेंट डिसाइड्स द प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्या ऐसा है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और हाँ तो क्यों, ना तो क्यों पता होना चाहिए आपको, है ना।
और यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं करती है, मार्केट डिसाइड करता है, तो ये गलत हो गया आपका। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाँ ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये काल्पनिक है हमारा, है ना। क्यों काल्पनिक क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि हम जब परफेक्ट कंपटीशन की जब आप फीचर्स पढ़ेंगे तो वहां पे आप एक फीचर पढ़ते हैं कि द परफेक्ट नॉलेज, है ना। यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज की बात हम करते हैं जो कि संभव नहीं है ना। ना ही तो आपके प्रोड्यूसर के पास, ना ही तो आपके ना ही तो सेलर के पास और ना ही तो बायर के पास, किसी के पास भी परफेक्ट नॉलेज नहीं है ना। अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द प्रोडक्शन, सभी के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि ये काल्पनिक स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 6, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इफ द प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत से ज्यादा अगर आपका मूल्य है तो फर्म को क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में अगर उसको जो उसका प्राइस है प्रोडक्ट का वो अगर ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, तो उसको क्या करना चाहिए? शट डाउन कर दे बिजनेस, रिड्यूस कर दे आउटपुट को, उत्पादन कम कर दे, उत्पादन बढ़ा दे, मेंटेन द करेंट आउटपुट, या फिर जितना उत्पादन कर रहा है उतना ही करता रहे? क्या करे? ऑब्वियसली इंक्रीज द आउटपुट, है ना। आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, आपके प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, लेकिन आपकी लागत कम आ रही है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? अपना उत्पाद बढ़ाइए और पैसा कमाइए, है ना, प्रॉफिट कमाइए यहाँ पे। नेक्स्ट आएंगे, इन शॉर्ट रन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म शट डाउन इफ, अल्प अवधि में एक कॉम्पिटिटिव जो परफेक्टली कॉम्पिटिशन का मार्केट है वहां पे एक फर्म को अपना उत्पादन बंद कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए। किस स्थिति में? जब प्राइस उसका कम हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, जब प्राइस उसका कम हो एवरेज टोटल कॉस्ट से, जब प्राइस उसका बराबर हो मार्जिनल कॉस्ट के, या फिर जब उसका प्राइस ज्यादा हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। कल भी हमने ये क्वेश्चन किया है। जब आपका जो मूल्य आपको मिल रहा है, आपके उत्पाद का जो मूल्य मिल रहा है वो अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी ऊपर नहीं कर पा रहा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या? वेरिएबल कॉस्ट जो प्रति इकाई, प्रति आउटपुट के साथ जो आपका कॉस्ट लगता है। जैसे एक पेन को बनाने में आपका कुछ तो फिक्स्ड कॉस्ट होगा और कुछ वेरिएबल कॉस्ट होगा जो प्रति उत्पाद आपका बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर एक यूनिट को बनाने का आप खर्चा भी ऊपर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर काहे का आप प्रोडक्शन करेंगे, है ना। तब तो प्रोडक्शन बंद कीजिए। तो दैट इज द शट डाउन पॉइंट इन शॉर्ट रन। कह रहा द डिमांड कर्व फेसिंग एन इंडिविजुअल फर्म अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज व्हाट? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सिंपल सिंपल आपसे डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रहेगा, T इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR, यही डिमांड कर्व है आपका। देखिए डायग्राम्स मैंने ना कुछ कुछ क्वेश्चन में दे दिए हैं आपको, ताकि आपको ये डायग्राम आपको याद रखना है ना, कि कैसा वक्र बनता है आपका। कह रहे मोनोपोलिस्ट, अब मोनोपोलिस्ट मार्जिनल रेवेन्यू, एक एकाधिकारवादी का सीमांत राजस्व किस प्रकार का है? इक्वल टू द प्राइस, प्राइस के बराबर रहता है, ग्रेटर देन द प्राइस, लेस देन द प्राइस, या फिर इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा बराबर रहेगा, कम रहेगा प्राइस से, ग्रेटर देन प्राइस रहेगा, या इक्वल टू प्राइस रहेगा। कैसा होगा मोनोपोलिस्ट का? लेस देन प्राइस, है ना, हमेशा कीमत से नीचे रहेगा आपका। ये आपके प्रेफरेंस के लिए डायग्राम डाला है ना, वो आप देख लेंगे बाद में। अंडर द मोनोपोली द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज डिटरमाइंड वेयर, एक मोनोपोली का जो आपका एकाधिकार के तहत, जब आप एकाधिकार के बाजार में हैं, है ना, आप ही इकलौते सेलर हैं, कोई आपके इर्द गिर्द भटक भी नहीं रहा है ना सेलिंग करने में, बायर बहुत सारे हैं बट सेलर कोई नहीं है आपके आसपास। तो उस स्थिति में आपका जो इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा कि किस पॉइंट पे आप आउटपुट अपना डिसाइड करेंगे, वो क्या है आपका? मार्जिनल रेवेन्यू, जब आपका सीमांत राजस्व सीमांत लागत के बराबर हो जाए, औसत लागत औसत राजस्व के बराबर हो जाए, सीमांत राजस्व औसत राजस्व के बराबर हो जाए, या फिर प्राइस आपका मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए। इक्विलिब्रियम क्या है? कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस, जहां पे आपका कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर आएंगे, वहां पे क्या है, आप आउटपुट अपना डिसाइड कर लेंगे। सभी का लगभग सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ फीचर ऑफ मोनोपोली प्राइसिंग। आपको देखना है और बताना है कि एकाधिकार में मूल्य निर्धारण की विशेषता क्या रहती है आपकी। कह रहे हैं कि प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आपका प्राइस रहेगा, जितना आपका सीमांत लागत आ रहा है उतना ही आप प्राइस रखेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे आप कीमत भेदभाव असंभव है यहाँ पे, है ना। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे कोई आपका विकल्प नहीं है ना। आपके सिवा कहीं और बायर जा ही नहीं सकता, उसके पास बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। इजी एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पे इजीली आप जाके सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं और जब मन चाहे बाहर आ सकते हैं। क्या ऐसा है? ऑप्शन सी चूज करने वाले सभी सही हैं, है ना। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है यहाँ पे, है ना, कि जो ये मोनोपोली में प्रोड्यूस हो रहा है वही हमको मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और आपका ऑप्शन ही नहीं है ना। तो इसी बेसिस पे आपका प्राइस डिसाइड होता है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो ये क्या है, ये राजा है, किंग है, दे आर द प्राइस मेकर्स नॉट द टेकर्स। यही बनाएंगे प्राइस को, यही बताएंगे कि हमारे सिवा आपके पास कोई चारा ही नहीं है, आप कहीं जा ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 12, इन मोनोपोली इफ द मार्जिनल कॉस्ट इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, अगर आपका ये जो है स्थिर है और पॉजिटिव है, द टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेस व्हेन, तो इस स्थिति में टोटल रेवेन्यू का क्या होगा? नहीं, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कब होगी, सॉरी। कल वाला वक्र आपको याद है, एक ग्राफ आपको दिया था, ये मार्जिनल, ये टोटल, है ना। तो हमने क्या देखा था कि टोटल जो है आपका, टोटल मैक्सिमम कब होता है? टोटल रेवेन्यू मैक्स होता है एट योर MR इज 0। तो जब आपका ये 0 पे रहेगा तो ये अपने मैक्स पे रहता है ना। जब ये इंक्रीज करता है तो ये भी इंक्रीज करता है, जब ये डिक्रीज नेगेटिव जब ये होता है तो ये डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, टोटल वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो जब आपका MR जब आपका 0 होता है तब आपका सीमांत जब 0 होता है तो आपका टोटल जो है वो मैक्सिमम होता है। ये हमेशा के लिए याद रख लेंगे आप, है ना। कुछ भी पूछे, प्रोडक्ट पूछे, रेवेन्यू पूछे, कॉस्ट पूछे, कुछ भी पूछे, तो सभी स्थिति में जब आपका सीमांत अगर 0 होता है तो टोटल आपका मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। जब वो नेगेटिव में जाता है तो वो गिरना स्टार्ट करता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा का जो बाजार है उसका क्या एक विशेषता नहीं है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यहाँ पे उत्पाद आपके थोड़े भिन्न होंगे, है ना, होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं होता यहाँ पे। प्राइस टेकर बिहेवियर इसका रहता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट रहती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व रहता है। क्या नहीं होता, है ना, आपको बताना है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, फ्री एंट्री एग्जिट होती है, स्लोपिंग डाउन डिमांड कर्व कहीं का भी हो, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स वो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो प्राइस टेकर ये नहीं होता, प्राइस टेकर परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है ना। यहाँ पे क्योंकि इसका उत्पाद अलग है तो ये प्राइस अलग चार्ज कर सकता है ना, ये थोड़ा सा प्राइस को अपने कंट्रोल में रखता है। सेलिंग कॉस्ट, एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग, आर सिग्निफिकेंट इन विच टाइप ऑफ मार्केट। आपका जो सेलिंग कॉस्ट है, जैसे कि बेचने का जो खर्चा है जिसमें एडवर्टाइजिंग वगैरह सब कुछ आ जाता है, तो वहां पे कह रहे हैं कि इस तरीके का कॉस्ट आपको कौन से मार्केट में देखने को मिल सकता है ना। ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या ओलिगोपोली में? कहाँ पे आप देखेंगे ये? सी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, है ना। एकाधिकार प्रतियोगिता में आपको ये देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंशिएटेड है, तो हमारा प्रोडक्ट भिन्न है, ये हमको लोगों को बताना पड़ेगा, है ना, कि आप क्यों मेरा प्रोडक्ट खरीदे, मेरा प्रोडक्ट दूसरों से कैसे भिन्न है ना। तो ये बताने में, ये एडवर्टाइजिंग करने में आपका कॉस्ट एक अलग से लगता है ना। यहाँ पे तो प्रोडक्ट एक जैसा है, यहाँ पे आपके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे 2-3 ही ऑप्शन है, यहाँ पे भी लगता है, लेकिन सिग्निफिकेंट पूछा है तो सिग्निफिकेंट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ठीक है। इन लॉन्ग रन अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द प्राइस इज व्हाट? दीर्घ अवधि में एकाधिकार प्रतियोगिता में आपका जो कीमत है वो किस तरीके का रहेगा? इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट, इज लेस देन द मार्जिनल कॉस्ट, या फिर इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट? क्या रहेगा, कैसा रहेगा?
ये आपका रहता है प्राइस इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। दीर्घ अवधि में प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आएंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का जब आप वक्र देखेंगे तो वहां का जो डिमांड कर्व है थोड़ा सा किंक्ड रहता है आपका, है ना, इस तरीके का एक किंक निकला हुआ रहता है, एक आपको यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा किंक मिलता है ना। तो कह रहा है कि डिस्क्राइब द प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली। क्यों आपकी यहाँ पे जो प्राइस होती है वो रिजिड होती है ना, जो एक जो प्राइस सेट हो गया है तो वो अपनी जगह पे स्थिर रहेगा, है ना, वो उसको बढ़ने और घटने में काफी टाइम लगता है ना, वो रिजिड रहता है अपनी जगह पे। तो ऐसा क्यों देखने को मिलता है? प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि हमेशा वो सीमांत लागत के बराबर रहता है। प्राइस इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे सरकार प्राइस तय करती है। फर्म्स अवॉइड द चेंजिंग प्राइजेस फॉर द फियर ऑफ रिटेलिएशन, है ना, उनको फर्म प्रतिशोध के डर से कीमतों में बदलाव से बचते हैं, वो बदलाव नहीं करना चाहते हैं ना, क्योंकि उन्होंने अगर ज्यादा, या फिर द प्राइस इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। ऑप्शन पढ़ने से पहले आंसर्स आ जाते हैं आपके, है ना। तो ये क्या है आपका फियर ऑफ रिटेलिएशन रहता है यहाँ पे कि अगर हमने प्राइस बढ़ाया तो अगर आपने प्राइस बढ़ाया तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी। आप बढ़े हुए प्राइस पे बेच रहे हैं और बाजार में बाकी जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो पुराने प्राइस पे यानी कि घटे हुए दाम पे बेच रहे हैं, तो कौन पागल है कि आपका बढ़े हुए दाम पे प्राइस खरीदेगा? अगर वही चीज सस्ते में मिल रही है और सारी चीजें मिल रही हैं तो क्यों कोई जाएगा महंगे दाम पे खरीदने के लिए? तो यू कांट रेज द प्राइस, आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते। अगर आपने घटाया और किसी और ने नहीं घटाया, है ना, तो फिर क्या है, फिर आपको अच्छा खासा लॉस होगा, है ना। और अगर मान लीजिए सबने अगर गिरा दिया, प्राइस गिराया, तो फिर आप लॉस में चले जाएंगे, है ना। मान लीजिए आपसे भी 1 रुपये कम किसी ने कर दिया तो फिर वो ले जाएंगे फिर सारा क्रेडिट, है ना, सारा डिमांड वो लेके चले जाएंगे। फिर आपको एक तो आपने लॉस भी सहा, यहाँ पे फिर प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए एक जगह पे स्थिर रहता है आपका प्राइस। नेक्स्ट, द किंग डिमांड कर्व इन ओलिगोपोली सजेस्ट व्हाट। ये क्या दर्शाता है? किंग्ड, ये तो आपको बता दिया, तुरंत से आंसर दीजिएगा। ये किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली में आपको देखने को मिलता है और ये क्या दर्शाता है कि प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल अपवर्ड, कि आप ऊपर बढ़ा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार है। प्राइस कट लीड टू द प्राइस वॉर, आप प्राइस कट करेंगे तो वॉर हो जाएगा, है ना, फिर सब नीचे नीचे करने लगेंगे, सबको लॉस ही होगा, किसी का फायदा होना नहीं है। ऑल द फर्म एक्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि सभी फर्म जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अभी हमने बात की कि प्राइस कट लीड टू द वॉर, अगर आप कम करेंगे तो यहाँ पे प्राइस वॉर की स्थिति बन जाती है। इन ओलिगोपोली फर्म ऑफन एंगेज इन, ओलिगोपोली में फर्म हम अक्सर क्या करते हैं? प्योर प्राइस कंपटीशन करते हैं वो। एडवर्टाइजिंग वॉर एंड स्ट्रैटेजिक बिहेवियर दिखाते हैं। परफेक्ट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होता है यहाँ पे, या फिर नो इंटरडिपेंडेंस होती है, कोई एक दूसरे पे आश्रित नहीं है, है ना। पूर्ण सूचना प्रसार होता है यहाँ पे। विज्ञापन, युद्ध और रणनीतिक व्यवहार यहाँ पे किया जाता है, या फिर शुद्ध मूल प्रतिस्पर्धा होती है यहाँ पे। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग वॉर्स एंड स्ट्रैटेजिक बिहेवियर रहता है। स्ट्रैटेजिक बिहेवियर कि हम रणनीति बनाते हैं अपने कॉम्पिटिटर को देख, है ना, दिस इज द स्ट्रैटेजी कि अगर हमारा कॉम्पिटिटर इस तरीके से कर रहा है तो उसको टैकल कैसे करना है ना। तो इस तरीके की केस आपको ओलिगोपोली में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच मॉडल ऑफ ओलिगोपोली एज्यूम दैट द फर्म कोल्यूड टू मैक्सिमाइज द जॉइंट प्रॉफिट, है ना। अभी नो डिस्कशन, अभी आप सीधा सीधा आंसर देते जाएंगे, है ना। किंग डिमांड कर्व मॉडल, कॉर्नॉट मॉडल, बर्टनार्ड मॉडल या कार्टेल मॉडल। कोल्यूजन, फर्म्स मिलकर के कोल्यूड करते हैं टू मैक्सिमाइज द जॉइंट प्रॉफिट, कि सबका भला हो। तो ऐसे ये जो कोल्यूजन करते हैं इसका नाम क्या देते हैं हम? कार्टेल मॉडल, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, द गेम थ्योरी इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्लेन द बिहेवियर इन। ये गेम थ्योरी हमको कहाँ देखने को मिलती है? मोनोपोली में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में, या फिर ओलिगोपोली में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ मोनोपोली पावर। इनमें से कौन सा मोनोपोली पावर का सोर्स है? कैसे आपको मोनोपोली मिल जाती है किसी चीज की?
प्रोडक्ट होमोजेनिटी की वजह से, क्योंकि आपका उत्पाद समरूप है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, मोनोपोली में कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग, क्योंकि सरकार आपको इस चीज की लाइसेंस देता है, या फिर परफेक्ट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, क्योंकि सरकार ने आपको ये लाइसेंस दिया है कि इस क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, आपकी मोनोपोली है, तो दैट्स वाई ठीक है, यहीं से आपको पावर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फॉर्म्स इन लॉन्ग रन अर्न। एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो बाजार है वहां के सेलर लंबे समय में क्या अर्न कर सकते हैं? सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको एक्चुअल टर्म्स में प्रॉफिट बोलते हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है आपको। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि जितना कमाया उतना गवाया, बात वाली बराबर है ना, इसको नॉर्मल प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट यहाँ पे जीरो रहता है आपका, है ना, कि आप जितना लगा रहे हैं उतना पा रहे हैं ना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट, एकदम नॉर्मल वाला प्रॉफिट। आपको लॉस होगा लंबे समय में, या फिर जीरो रेवेन्यू, कोई रेवेन्यू ही नहीं आएगी, नॉर्मल प्रॉफिट है ना। यहाँ पे हमको लंबे समय में, शॉर्ट रन में, अगर शॉर्ट रन में पूछा होता, यहाँ लॉन्ग रन पूछा है, शॉर्ट रन में हमसे पूछा होता तो हम यहाँ बोलते हैं सुपर प्रॉफिट होता है ना, क्योंकि इनका उत्पाद अलग है तो इनको सुपर प्रॉफिट होगा। लॉन्ग रन में इनको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन हो आपको नॉर्मल ही प्रॉफिट होगा, है ना, कहीं सुपर प्रॉफिट वाली बात नहीं आती। मोनोपोली में आपको हमेशा सुपर प्रॉफिट हो सकता है ना, क्योंकि आप ही करता धरता है। ओलिगोपोली में डिपेंड करता है। एक्सेस कैपेसिटी अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एम्प्लाइज। एक्सेस एकाधिकार प्रतियोगिता के तहत अतिरिक्त क्षमता से क्या तात्पर्य है? फर्म प्रोड्यूसेस मोर देन द ऑप्टिमम लेवल, फर्म ऑपरेट्स एट अ डिक्लाइनिंग कॉस्ट, गिरते हुए कॉस्ट पे वो उत्पाद करते हैं। फर्म ऑपरेट्स टू द लेफ्ट ऑफ द मिनिमम एसी, जहां पे आपका न्यूनतम एसी आता है उसके लेफ्ट में प्रोड्यूस करते हैं। या फिर फर्म मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट एट, जहां पे राजस्व आपका ज्यादा हो और लागत कम हो वहां पे प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेस कैपेसिटी का क्या मतलब है? इसका डायग्राम भी मैंने पीछे दिया हुआ है आपको। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब है कि फर्म्स ऑपरेट टू द मिनिमम, जहां पे आपका एवरेज कॉस्ट, औसत लागत जहां पे आपकी मिनिमम आती है उससे लेफ्ट में आप करते हैं, है ना, यानी कि मिनिमम से थोड़ा सा इधर, है ना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, गेम थ्योरी क्या बताती है आपको? फर्म्स आर ऑलवेज एज्यूम टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, फर्म हमेशा इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। फर्म्स आर ऑलवेज एज्यूम टू कोऑपरेट विद ईच अदर, हमेशा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। फर्म्स ऑलवेज कोल्यूड एज अ पार्ट ऑफ कार्टेल, हमेशा 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 लिखा हुआ है देखिएगा, है ना, हमेशा हमेशा, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली यस, ये सारे ना थोड़े गलत होते हैं, है ना, ज्यादातर केसेस में। फर्म कंसिडर्स द एक्शन ऑफ अदर बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू। गेम थ्योरी, गेम थ्योरी जैसे आपने चेस देखा है ना, चेस का गेम, चेस के गेम से इसको याद रखिएगा कि चेस के गेम में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आपके जो आपका प्रतिद्वंदी है उसने क्या चाल चली है, तो उसके चाल को देख करके फिर क्या करते हैं आप, तब डिसीजन लेते हैं कि भाई तुम चलो पहले, फिर हम देखते हैं कि तुमने किया क्या है, तो हम फिर उसको हम काउंटर करने की कोशिश करेंगे ना। तो यहाँ पे गेम थ्योरी यही है सिंपल सी आपकी, कि आप अपने कॉम्पिटिटर को देख करके उसका क्या एक्शन है, देन आप डिसीजन लेते हैं, है ना, कि उसने क्या किया है तो अब हमको क्या करना है, या फिर अगर हम ऐसा करेंगे तो वो क्या कर सकता है। इस चीज पे आपका पूरा ये ओलिगोपोली का मार्केट आपका डिपेंड रहता है ना, और यही आपका गेम थ्योरी बताता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, कि इन अ कार्टेल द मेंबर फर्म मे बी गिवन फिक्स्ड अमाउंट टू प्रोड्यूस, दिस अमाउंट इज कॉल्ड व्हाट? जब आपने अभी देखा ना कार्टेल वाला, कि मान लीजिए अगर 3, 4, 5, जैसे अगर एयरटेल वाला है ना, तो एयरटेल में 3 लोग, टेलीकम्युनिकेशन में 3 लोग हैं आपके, तो 3 लोग में यहाँ पे जब वो कार्टेल बनाएंगे तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि अब फिक्स्ड अमाउंट टू प्रोड्यूस देते हैं कि भाई वोडा वाला इतना अमाउंट का प्रोडक्शन करेगा, मैं इतने अमाउंट का करूंगा, आप इतने अमाउंट का करो, सब अपना अपना एक फिक्स्ड आउटपुट डिसाइड करते हैं ना। तो इस आउटपुट को वो किस नाम से कहते हैं? लिमिटलेस होती है कि भाई करो अपने हिसाब से, जितना लिमिटलेस तुम करते रहो, या फिर उसको फैक्टर बोला जाता है, कोटा बोला जाता है, या क्वोशिएंट बोला जाता है। भागफल, कोटा, कारक या असीमित कारक, फैक्टर मतलब यहाँ पे थोड़ा सा तो फैक्टर बोलेंगे, भागफल बोलेंगे, है ना, क्वोशिएंट आएगा एक, है ना,
वो या फिर कोटा। द राइट आंसर इज कोटा डिसाइडेड होता है, एक कोटा डिसाइड किया जाता है कि आप इतना प्रोड्यूस करेंगे, हम इतना प्रोड्यूस करेंगे, और थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वो इतना इतना प्रोड्यूस करेंगे और इससे हमारा एक कार्टेल बनेगा। ठीक है, टोटल डिमांड को देखते हुए। चलिए, तो दीज वर द 25 क्वेश्चंस ऑफ योर मार्केट एंड प्राइसिंग इन इट। किस तरीके से प्राइसिंग रहती है, तो ये क्वेश्चंस आप करेंगे, है ना। चलिए, और जितने भी पीछे के हैं तो नोट्स ज़रूर से बनाएं अपने, है ना, ज़रूर से बनाएं। यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी कवर नहीं हो रही हैं, है ना, पॉसिबल नहीं है कि एक एक पॉइंट को कवर कर लेना। तो आप जितना पॉसिबल है, जितनी चीज़ें आपको मिलती हैं उस टॉपिक से संबंधित सारी चीज़ें आप लिख लेंगे, है ना, ताकि ऐसी प्रिपरेशन करें ताकि कहीं कोई स्कोप ही ना बच जाए, है ना, कि भाई क्वेश्चन कहीं से भी आए हम कहीं से भी टैकल कर लेंगे। क्योंकि ये आपका क्या है, ये जो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द टीचर, है ना। तो टीचर का जॉब आपको सब कुछ आना चाहिए, है ना, मतलब आपसे जितना हो सके आपका वो उतना आपको आना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से यही सोच रखते हुए प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।